हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। हम क्लास 9th का यहाँ पर संख्या पद्धति का पार्ट 1 अभी तक स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने परिचय 1 परिचय 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं डिटेल में। तो अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आपका 75% काम हो जाता है, ताकि आपको प्रश्नावली जब हल करो आपको तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, तो आप हमारी क्लास 9th की प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं वहाँ पर आसानी के साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, जो कि 1.3 हमारा जो यहाँ पर संख्या पद्धति का यहाँ पर जो पॉइंट चल रहा है, इसमें हम एक अनुच्छेद यानी कि 1.3 अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि ताकि आपको आसानी से यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको पढ़ना चालू करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। इस अनुच्छेद में हम अलग अलग दृष्टिकोण से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में भेद करने के लिए इन प्रसारों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। यहाँ हम इस बात की भी व्याख्या करेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का प्रयोग करके किस प्रकार संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हम अपरिमेय संख्याओं की तुलना में परिमेय संख्याओं से अधिक परिचित हैं। इसलिए हम अपनी चर्चा इन्हीं संख्याओं से प्रारंभ करेंगे। यहाँ 3 उदाहरण दिए गए हैं। कौन कौन से 3 उदाहरण हैं? 10/3, 7/8 और 1/7। शेषफलों पर विशेष ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या आप कोई प्रतिरूप पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस उदाहरण को हम समझते हैं, इसके दशमलव प्रसार को ध्यान से समझते हैं। उदाहरण 5 को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों आप यहाँ पर। तो चलिए बिना किसी देरी के उदाहरण 5 को भी हम शुरू कर देते हैं। तो जो उदाहरण 5 दे रखा है, देखो तीनों उदाहरण साथ में दे रखे, किस प्रकार से दे रखे इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है, हमको क्या भाग लगाना था, भिन्न कौन सी थी हमारी यहाँ पर भिन्न, पता है आपको किसका भाग किस में लगाना था। एक बार और देख ही लेते हैं हम भिन्न, हमको शायद क्या भिन्न थी हमारी। देखो यहाँ पर 10 का भाग, मतलब 10 में 3 का भाग लगाना है, 7 में 8 का लगाना है, 1 में 7 का भाग लगाना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे लग रहा है ये भाग, देखो आप 3 का लगा रहे हैं 10 में, ये 3 का 10 में लग रहा है और 8 का 7 में, इसी प्रकार से 7 का 1 में भाग लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, 7 का भाग 1 में लगा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से निकालेंगे, देखो या 3 का पहले ये देखते हैं हम, यानी कि जो हम लगा रहे हैं भाग 10 में 3 का भाग लगा रहे हैं, इसको देखेंगे। तो देखो 3 × 9, एक बार गया, 1 बचेगा, 3 × 9 पॉइंट आ जाएगा, फिर शून्य लगाएंगे, भाग लगाना तो आता ही होगा ना आपको, 3.333। इस प्रकार से दशमलव प्रसार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 10/9 इसी प्रकार से ये एक एक क्रम चलता जा रहा है, तो इसलिए 3.333 आप भाग लगाकर जरूर देखें इसको, है ना। 3 का भाग लगा रहा है, 3 × 9 1 बच गया, फिर 3 का भाग लगा रहा है, 3 × 9 1 बच गया, फिर 3 × 9, इस प्रकार से क्रम चलता जा रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हुआ इसका, यानी कि 10/3 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 3.333। इस प्रकार से आगे अगर हम देखें यहाँ पर दूसरे वाले का, यानी कि 8 का भाग लगाना है हमको, मतलब 8 का भाग 7 में लगाना है, यानी कि ये वाली कौन सी भिन्न थी हमारी, 7 और बटे में 8, यानी कि हमको 8 का भाग लगाना था। तो लगाओ, देखो भाग यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट, मतलब 7 के बाद में यहाँ पर 0 एक बार जाएगा, पहले तो 0 बार जाएगा, क्योंकि भाग नहीं जाएगी उसकी शून्य लगानी पड़ेगी हमको, यहाँ पर भाग नहीं जाएगी उसकी शून्य, और पॉइंट लगा के ये 70 हो जाएगा, और 8 × 8 = 64 हो जाएंगे ना। इस प्रकार से 70 में से 64 जाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, फिर एक 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं हम। तो इस प्रकार से भाग इसी प्रकार से करते हैं हम। अब 8 × 7 = 56 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा भाग चला जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो 3 आते जा रहे हैं, यहाँ पर पूरा खत्म हो गया भाग, है ना। यहाँ पर तो आगे चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे खत्म हो गया। इस प्रकार से एक और वाला देखेंगे तो इसमें भी, है ना, क्रम चलता जाएगा। तो ये किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप, देखो यहाँ पर किस प्रकार से भाग दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर लगाना है 7 का भाग लगाना है 1 में, तो नहीं लगेगा भाग नहीं जाएगी उसकी शून्य, फिर पॉइंट,
फिर एक जीरो लग जाएगी। इसी प्रकार से बोलेंगे 7 एकम 7 3 आ जाएगा, 7 21 7 चौक 28 यानी कि 28 बार जाएगा, 28 यानी कि 4 बार जाएगा और 4 यहाँ पे लिख देंगे हम। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद में कितने बचेंगे, 30 में से 28 जाएंगे, 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, 20 में से फिर 14, इस प्रकार 7 दूना 14 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये आता जा रहा है। इस प्रकार से भाग लगा, 7 का भाग लगा कर देखो आप, एक में भाग नहीं जाएगी, उसकी शून्य लगा के इस प्रकार से। तो ये क्रम चलता जाएगा। किस प्रकार से चलेगा ये देखो, पहले आएगा 1 4 2 8 5 7, इस प्रकार से। अब आगे देखेंगे तो फिर देखो फिर 1 आ गया, क्या आ गया, फिर 1 आ गया, तो यहाँ पर फिर 0 लग जाएगा। इस प्रकार से क्रम चलता जाएगा, है ना। यानी कि 3 2 6 4 5 1, इस प्रकार से ये क्रम चल जाएगा। शेषफल इसमें बचते जाएंगे ना। फिर 3 2 6 4 5 1, इस प्रकार से शेषफल आते जाएंगे। तो शेष इसमें 1 1 बच रहा है। इसमें देखो इस वाले में जो है ना 1 1 शेषफल बच रहा है। इसमें क्या बच रहा है, 6 4 0, इस प्रकार से इसमें शेषफल जो कि ऑलरेडी इसे बचते जाएंगे ना, और इसका क्रम चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, है ना। भाजक क्या था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भाजक 8 था, यहाँ पर भाजक 7 था, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भाजक और भागफल क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। भाजक क्या था, यहाँ पर 3 था, जिसका हम भाग लगाते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जो बचता है ना उसको शेषफल बोलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ आपके 3 बातों पर ध्यान दिया है। आपको कम से कम 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए, आपको भी ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, कुछ चरण, नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाते हैं या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियां इंटर्स की संख्या, इंटीजर्स की संख्या भाजक से कम होती है। यानी कि दूसरे वाले में दे रखा है 1/3 में, कोष्टक के अंदर में एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है और भाजक 3 है। 1/7 में शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में 6 प्रविष्टियां हैं, यानी कि 6 बार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है और भाजक 7 है। इस प्रकार से जो तीसरा दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा क्या दे रखा है यहाँ पर, तीसरा दे रखा है यदि शेषफलों की पुनरावृत्ति होती तो भाजक में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। 1/3 के लिए भाजक, 1/3 के लिए भागफल में 3 प्रवृत्तियां होती है। 1/7 के लिए भागफल में पुनरावृत्ति खंड में 6 प्रवृत्तियां प्राप्त होती है, यानी कि 14 28 57 इस प्रकार की प्रवृत्तियां हमको प्राप्त होती है। तो आप ये समझ रहे होंगे, ध्यान से में बने रहिए, आगे आपको और काफ़ी अच्छी तरीके से ये समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यद्यपि केवल ऊपर दिए गए उदाहरणों से हमने यह प्रतिरूप प्राप्त किया है, परंतु P/Q यानी कि Q बराबर 0 के रूप की सभी परिमेय संख्याओं पर लागू होता है। Q से P को भाग देने पर 2 मुख्य बातें घटती है, या तो शेष शून्य हो जाता है या सभी भी शून्य नहीं होता है, या कभी भी शून्य नहीं होता है, और तब हमें शेषफलों की एक पुनरावृत्ति श्रृंखला प्राप्त होती है। आइए हम प्रत्येक स्थिति पर अलग अलग विचार करें। तो चलिए प्रत्येक स्थिति पर अलग अलग विचार करते हैं, इनकी पूरी तरह से डिटेल में विचार करेंगे हम, यानी कि बात करेंगे यहाँ पर। तो आप वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ देते हैं। स्थिति 1, शेष शून्य हो जाता है। स्थिति 1 में शेष शून्य हो जाता है। तो क्या है, 7/8 वाले उदाहरण में हमने यह देखा कि कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है और 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875 है। अन्य उदाहरण है 1/2 0.5 और 639/250, यानी कि इसका भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.556 है। इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी कि अगर दशमलव के बाद संख्या है ना खत्म हो जाती है, यानी कि लगातार क्रम नहीं चलता है, तो उनका कौन सा दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार। कौन सा, शांत, टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग दशमलव, यानी कि शांत दशमलव प्रसार। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। शांत दशमलव प्रसार क्या है, मतलब कि जिसका अंत हो जाता है दशमलव के बाद में, जिन संख्याओं का अंत हो जाता है उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब सेकंड स्थिति की बात कर लेते हैं, यानी कि दूसरे वाले में, जो कि दूसरा वाला क्या है, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है, यानी कि शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है। तो इसमें क्या है, 1/3 और 1/7 वाले उदाहरण में हम यह पाते हैं कि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति लगती है।
जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों का एक पूर्णावृत्त खंड प्राप्त होता है। तब हम यह कहते हैं कि यह प्रसार अनवसानी आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है। उदाहरण के लिए 1/3 में 0.3333 और 1/7 में 0.1428 इस प्रकार से 6 का क्रम बनेगा। यहाँ पर ये ना देखो, फिर यहाँ से एक रिपीट हो गया इस प्रकार से, फिर ये रिपीट होता रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न बोल सकते हैं, यानी कि अनवसानी दशमलव प्रसार या अनवसानी आवृत्ति है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा आवृत्ति है, अनवसानी दशमलव आवृत्ति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। यह दिखाने के लिए 1/2 के भागफल में 3 की पुनरावृत्ति होती है। हम इसे किस प्रकार से, देखो यहाँ पर ये किस प्रकार से प्रदर्शित कराएं, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हम इसे 0.3 के ऊपर ये क्या पता है, बार के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, 0.3 के ऊपर बार के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार क्योंकि 1/7 के भागफल में अंकों के खंड 14, 28, 57 की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम इसे किस रूप में लिखते हैं, मतलब 14, 28, 57 के ऊपर इस प्रकार से हम 0 पॉइंट लगाकर बार लगा देते हैं, मतलब ऊपर की साइड, ताकि इसकी आवृत्ति हो ना तो हमको पता लगा रहे के रूप में लिखते हैं। जहां अंकों के ऊपर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, बार लगाया जाता है। ठीक है, गया दंड अंकों को उस खंड को प्रकट करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। ये दंड जो किसको प्रकटित करता है ये पता है आपको, ये डंडा जो होता है यानी कि दंड है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो किसको प्रदर्शित करता है, जो जिनकी पुनरावृत्ति होती है उन संख्याओं को प्रदर्शित करता है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, साथ ही 3.5727 को इस प्रकार से, यानी कि 5 आ गया ना, उसके बाद में 72 की इस प्रकार से आवृत्ति होती रहती है ना, तो सिर्फ 3.5 उसके बाद में 72 के ऊपर सिर्फ बार लगा के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इन सभी उदाहरणों से अनवसानी आवृत्ति पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार प्राप्त होती है। इस तरह हम यह देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो वे शांत होते हैं या अनवसानी अशांत। अनवसानी को अशांत भी बोलते हैं, अनवसानी को अशांत भी बोलते हैं, तो हम अशांति बोलेंगे, एक तो शांत बोलेंगे, एक अशांत बोलेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, इसके विपरीत अब आप यह मान लीजिए कि संख्या रेखा पर चलने पर आपको 3.142678 जैसी संख्या प्राप्त होती है जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, और 1.272727 अर्थात 1.27 के ऊपर बार, यानी कि 27 की यहाँ पर क्या हो रही है, आवृत्ति होती है। क्या हो रही है, 27 की यहाँ पर आपको आवृत्ति हो रही है, किसकी, 27 की, है ना। इस प्रकार से कह सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि अनवसानी आवृत्ति। इससे क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर है हाँ। इससे हम सिद्ध नहीं करेंगे, परंतु कुछ उदाहरण देकर इस तथ्य को प्रदर्शित करेंगे। शांत स्थितियों को तो सरल है, लेकिन शांत स्थितियां तो सरल है, लेकिन अशांत थोड़ी कठिन हो सकती है, ऐसा बोलने का इनका। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, उदाहरण में क्या दे रखा है। उदाहरण दे रखा है यहाँ, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142628 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। इस प्रकार से हमको व्यक्त करना है ना, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो चलिए इनको व्यक्त करते हैं। देखो यहाँ पर किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। देखो यहाँ 3.142628 है ना, ये दिखाई दे रहा है ना आपको। उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, एक उदाहरण, 2 उदाहरण समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो देखो 3.142678 है ना, तो देखो कितने संख्या है पीछे यहाँ पर, 1 है, 1 2 यानी कि 4 है, फिर 2 है, 3 हो गई, 6 4 हो गई, यानी कि टोटल 6 है यहाँ पर, है ना। 14 26 78 टोटल कितनी संख्या, 6 संख्या है। तो नीचे कितनी जीरो लगेगी हमारी, देखो 6 जीरो लगी हुई, कितनी, 6 जीरो ही, यानी कि जितनी संख्या दशमलव के बाद है उतनी जीरो नीचे आएगी और एक आ जाएगा साथ में, है ना।
क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, हर किसी सवाल में आप करके देख लेना, ठीक है। देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ, जिससे कि हमारे पास है 0.5 है ना। तो इसको अगर हमको भिन्न में बदलना है तो पॉइंट हटा देंगे, ये वाली पॉइंट हटा के क्या हो जाएगा, ये 5 पॉइंट नीचे आ जाएगा 10, है ना। फिर 10 का भाग लगा के देखेंगे आप, तो ये आ जाएगा 0.5। आप इसको अच्छी तरीके से छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको, यानी कि जितनी संख्या दशमलव के बाद है ना, उतनी शून्य नीचे आ जाएगी और साथ में 1 लग जाएगा। इस प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे। अतः यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। आइए अब हम उस स्थिति पर विचार करें जबकि दशमलव प्रसार अशांत हो, यानी कि अनवसानी आवृत्ति हो। चलो उदाहरण 7 को देख लेते हैं। अब हम उदाहरण 7 में क्या दे रखा है, उदाहरण 7 दिखाए गए 0.33 यानी कि 333 बराबर 0 पॉइंट, इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, बार लगाते हैं, यानी कि 0.3 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम व्यक्त किस प्रकार से करेंगे, देखो अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि 3 पॉइंट क्या है, 0.3 के ऊपर बार क्या है। अतः आइए इसे हम 1 मान लें, इसे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 बराबर 0.333। अब यही वह स्थिति है जहां हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। क्या युक्ति लगानी पड़ेगी, देख लेते हैं इसको ध्यान से। हम दोनों तरफ का गुणा करना है हमको, 10 का 1 में भी गुणा कर देंगे और 10 का इधर भी गुणा कर देंगे, है ना। तो गुणा करने पर 10 1 बराबर 10 गुणित, और 10 का गुणा अगर इसके साथ होगा यहाँ पर, है ना, 0.33 के साथ, तो हमको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, 3.333 यह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यह प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 3.3333 बराबर, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 + x, चूंकि x बराबर क्या है, 0.3333 है ना। तो 3 + x कर लेंगे और हम ये x बराबर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.333, यानी कि 10x बराबर 3 + x, क्योंकि 10x बराबर हमने क्या माना था यहाँ पर, 3 0 पॉइंट, यानी कि x बराबर ये मान रखा ना हमने यहाँ पर, तो x बराबर ये माना था, तो इसकी जगह हम x रख सकते हैं, ठीक है। तो 10x + 3 + x, इस प्रकार से x के लिए हल करने पर हमें यह प्राप्त होता है, यानी कि जो इधर प्लस का x था ये इधर चला जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, यानी कि 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा हमारे पास। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम। आगे देखते हैं इसको, इस प्रकार से क्या है यहाँ पर, यानी कि x बराबर, यानी कि जो 9 है नीचे चला जाएगा, कैसे, 9 नीचे चला जाएगा, यहाँ पर 9 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये x बराबर 3/9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 एकम 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 3 एकम 3 आ चुका है यहाँ पर, इसी प्रकार से 3 × 9 यानी कि नीचे 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते, तो x का माना क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। चलो दोस्तों, तो दोनों के उदाहरण मैं आपको अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आए होंगे, तो मैं इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम प्रश्नावली 1.3 करेंगे तो उसके जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाकी के उदाहरण आप स्वयं घर पर बैठ कर आराम से करिए। अतः अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाले प्रत्येक संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि Q बराबर 0 यहाँ पर नहीं होगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है। आइए अब हम अपने परिणामों को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है, ठीक है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी, जिसको अशांत बोलते हैं, एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, एक परिमेय संख्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यह जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। ऊपर बताए गए गुण के अनुसार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिटर्नेटिंग है, अतः नॉन रिक्यूरिंग है। अतः ऊपर परिमेय संख्याओं के लिए बताए गए गुण के समान अपरिमेय संख्याओं का गुण यह होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी या अनावृत्ति होता है। विलोमतः वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति होता है अपरिमेय होती है। पिछले अनुच्छेद में हमने 0.1011, 0111, 0111
की चर्चा भी की थी। मान लीजिए कि एस बराबर 0.10, फिर 2 बार 1, फिर 1 0, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम, फिर 0। ध्यान दीजिए कि यह अनवसानी अनावृत्ति है, अतः ऊपर बताए गए गुण के अनुसार यह अपरिमेय है। यह भी ध्यान दीजिए कि आप एस के समरूप परिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या जनित कर सकते हैं। सुप्रसिद्ध अपरिमेय संख्या कर्णी 2 और पाई के संबंध में आप क्या जानते हैं, जहां यहाँ कुछ उदाहरण तक उनके दशमलव प्रसार दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर इनके दशमलव प्रसार दे रखे हैं, मतलब पाई के मतलब कर्णी 2 का दशमलव प्रसार क्या है 1.1414, इस प्रकार से ये बहुत लंबा क्रम चलता जाता है। पाई का मान क्या है 3.14। ध्यान दीजिए कि हम प्रायः 22/7 को पाई का एक संकेत यानी कि निकटतम मान मानते हैं, जबकि पाई बराबर नहीं हो 22/7 नहीं होता है। वर्षों से गणितज्ञों ने अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंकों को उत्पन्न करने की विभिन्न तकनीक विकसित की है। उदाहरण के लिए संभवतः आपने विभाजन विधि यानी कि डिवीजन मेथड से कर्णी 2 के दशमलव प्रसार के में अंकों को ज्ञात करना अवश्य ही सीखा होगा। यह एक रोचक बात है कि शुल्ब सूत्रों जीवा नियमों में जो वैदिक युग 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के गणितज्ञ ग्रंथ ही इसे कर्णी 2 का एक संकेत मान प्राप्त होता है, जो यह है क्या है, यह देखो कर्णी 2 1 + 1/2 के रूप में। इस प्रकार से इसको हम डिटेल में भी आगे बात करेंगे। देखो आप देख सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं रख के किस प्रकार से ये है ना, यानी कि 1 + 1/3 के रूप में व्यक्त करके फिर इस प्रकार से 1/4 जिसको हम लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से क्या दे रखा है व्यवस्थित, इसको समझेंगे। फिर ध्यान दीजिए यह वही है जो कि ऊपर प्रथम 5 दशमलव स्थानों तक के लिए दिया गया है। पाई के दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का इतिहास काफी रोचक रहा है। देखो यहाँ पर यूनानी का प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज की वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार के अंकों को अभिकलित किया था। उसने यह दिखाया था कि 3.140845 ये बड़ा चीज से बड़ा है, पाई से बड़ा है 3.142857 होता है के बीच में पाई होता है। ठीक है, आर्यभट्ट का जीवन काल जो दे रखा है यानी कि 476 से 550 ईस्वी ने, जो एक महान भारतीय गणितज्ञ खगोलीविद थे, 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध पाई का मान यानी कि 3.1416 ज्ञात किया था। उच्च चाल कंप्यूटरों में उन्नत कलन विधियां का प्रयोग करके 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव संख्याओं तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है। इतना मान अभी ट्रिलियन तक बिलियन से भी आगे ट्रिलियन तक मान अभिकलित किया जा चुका है। यहाँ आर्किमिडीज का जीवन काल क्या है 287 सामान्य योग पूर्ण से 212 सामान्य योग पूर्ण तक है ना, जो कि आकृति में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है, हमारे आर्किमिडीज से। आइए अब हम देखें कि किस परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार अपरिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण दे रखा है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच की एक अपरिमेय संख्या पता करनी है हमको, तो किस प्रकार से पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी नहीं करेंगे, प्रश्नावली 1.3 जब करेंगे इसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है, सभी दे रखे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है इसको अच्छी तरीके, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं प्रश्नावली आपको अभी बताऊंगा ना प्रश्नावली 1.3, तो इसको इस तरह से मैं बताने वाला हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।